हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है क्यूबाइड मेंसुरेशन 3D का चैप्टर का होगा। क्यूबाइड पहला चैप्टर होने वाला है। क्यूबाइड घनाभ जो है, और आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे घनाभ की आकृति का। तो आप लोग हम घनाभ के बारे में जानेंगे। और जैसे आप सबको पता है कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है मेंसुरेशन, और उसमें भी 3D। और घनाभ में देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता इसमें किनारे कितने होते हैं, इसमें शीर्ष कितने होते हैं, तो मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसे सवाल नहीं आते। सवाल इस तरीके से आते हैं, घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है। और ये सवाल कोई नहीं बताता है आपको कि घनाभाकार क्रॉस सेक्शन से निकलने वाली पानी का आयतन। ये अब तक कोई नहीं बताया होगा, लेकिन रेलवे में पिछली से भर भर के इससे सवाल आए हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और ये तो अभी मेन टॉपिक है, और आगे भी बहुत सारे सवाल आते हैं घनाभ से। अभी आपने बस आप लोग बस इतने ही चार पढ़ते होंगे। मैं आपको वो भी चीज़ बताने वाला हूँ कि आगे क्या क्या होता है। तो पहले आज ये आपको हाथ में मेरे दिख रहा होगा, ये घनाभ है। तो इसमें हम जनरली बताते हैं, इसमें जो कोने की संख्या होती है वो 8 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कोने इसमें 8 हो जाते हैं। फलक की पूछा जाता है, इसमें कितने फलक होते हैं। घनाभ में फलकों की संख्या बताइए। तो फलक 1, नीचे का 2, इधर का 3, इधर का 4, आगे का 5 और पीछे का 6। ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो जनरली अब नहीं आते, इसका कोई मतलब नहीं है। बस अब आइए पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम लोग सीखना शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या होता क्या। देखिए पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है। जब भी कर्व सर्फेस पूछे, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो इसमें आपको करना क्या है। देखिए ऊपर वाले को छोड़ देना है और नीचे वाले को छोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ देना है। बाकी इसका, पीछे का, दाएं और बाएं, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल के दे देना। तो देखिए इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए इधर अगर मान लीजिए ये सामने वाला यल हो गया। ठीक है, इधर का क्या हो गया, यल हो गया, ये यल हो गया। और इधर वाला क्या हो गया आपका, यच हो जाए, और इधर वाला बी मान लिया जाए। ठीक है, तो इसको देखो कैसे हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। मान लो ये यल है, ये क्या है, यल है, और ये तुम्हारा क्या है, यच है। ठीक है, ये यल हो गया और ये यच हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग बी मान रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो ये यल है और ये यच है, तो कितना हो जाएगा, यल इंटू यच। ठीक है, यल इंटू क्या आ गया, यच आ गया। अच्छा, जब इसका क्षेत्रफल आ गया तो इसके पीछे का भी सेम टू सेम वही रहेगा, क्योंकि सेम है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब क्या लगाने वाले हैं, 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा। 2 आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 दिख गया। ठीक है, अब इसका देखोगे, अब इसका निकालोगे तो कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है ये तो एच है ही है, ये ऊपर वाला क्या है, एच है, और ये क्या है, बी। तो इसको जोड़ दो, 2BH। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए समझेंगे तभी हो पाएगा, रटने से नहीं होगा। रटते रहेंगे आपको समझ में नहीं चीज आएंगे, फिर बाद में आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे आता है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, जैसा कि मैंने बता दिया कि पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या किया जाता है, ऊपर और नीचे को छोड़ दिया जाता है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, फिर वही पीछे वाले का सेम क्षेत्रफल हो जाएगा। उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाल दो, पीछे वाले का भी सेम क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कितना जाएगा, यल प्लस बी इंटू एच। अब यही तुम्हारा क्या होता है, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आज के बाद से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ों को समझ जाएंगे। और आप फार्मूला अगर भूल भी गए किसी एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए अगले देखते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभी पूछ देता है कमरे की चारों दीवारों की क्षेत्रफल बताओ, या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। आपको भी पता है कि जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ऊपर वाले के नहीं बताना रहेगा, नीचे वाले, क्योंकि कमरे के चारों दीवारों में न ऊपर वाला आएगा, न छत आएगा, न फर्श आएगा। बाकी जो बचा वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। और जो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अभी निकाले हैं कर्व सरफेस, उसमें भी तो वही चीज़ निकालें, सेम चीज़ है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, 2L प्लस बी इंटू एच। तो आज के बाद से ये भी हम समझ गए कि आपको अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने की बात जब भी कहा जाएगा तो आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि पहले इसका लंबाई और इसका ऊंचाई से गुणा कर दो, और इसका 2 से गुणा कर दो, क्योंकि इधर भी वही है। और जब वही पूछे आपसे कि वही इधर से जोड़ दोगे कि इधर से हो जाएगा ऊंचाई और इधर से हो गया चौड़ाई, तो इसका भी गुणा कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करते रहिए।
तो ये तो हो गया आपका क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब वही पूछ रहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यदि ये बताओ अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ये कह रहा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अब स्वाभाविक सी बात, ये तो सब निकल ही चुका है, अब ऊपर वाले का 2 जोड़ देना है, और ऊपर वाले में 2 क्या है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, समझ रहे हो, ये लंबाई और ये चौड़ाई, यही बस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकल जाएगा। देखो कैसे, इसका निकालो, इसका कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। आप यहाँ से देख सकते होंगे ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई। रुकिए कलम में बदलता हूँ, बार बार इशू कर रहा है कलम का, रुकिए। तो देखिए अगर इधर ध्यान से सुनिए, अगर ये मान लीजिए लंबाई हो गया, पूछ क्या रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये लंबाई और ये क्या हो गया ऊंचाई, ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा ऊंचाई, तो देखिए 2l इंटू बी, लंबाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई, और इसी के जस्ट इसके पीछे वाला ही हो जाएगा प्लस। अब इधर वाला करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊंचाई तो रहेगा ही रहेगा, चूंकि ये ऊंचाई है तो ऊंचाई तो रहेगा, और ये क्या हो गया चौड़ाई, ये देख रहे हो चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 2b इंटू एच प्लस। अब ये वाला बचा था ऊपर वाला, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो छोड़ रहे थे, ऊपर और नीचे का छोड़ रहे थे, लेकिन कुल जब पूछ लिया तो कुल में तो हमको बताना ही बताना है। तो कुल में कैसे करेंगे, ये देखो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो जोड़ दो 2l इंटू बी। अब इसी को जब सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2LH BH प्लस LB, और यही क्या आ जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग अब एग्जाम में जैसे फार्मूला में कैसे दिया होगा 2LB BH प्लस HL, इसी तरीके से दिया होगा, लेकिन अब तुम सीख गए कि कैसे निकालना है, तो कभी भी भूलोगे नहीं इस चीज़ों को। चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, लेकिन मैं तुमको सिखा दिया कि कैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब अगला है घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, तो सीधी सीधी बात है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल दो तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। घनाभ का आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सबको पता है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमको समझाने की जरूरत थी, तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं भी समझ में आए होंगे तो एक बार पीछे जाइए वीडियो को और फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब घनाभ का विकर्ण, अब घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं, मतलब समझ रहे हो, इस घनाभ का विकर्ण मतलब पूछ क्या रहा है, घनाभ का विकर्ण का मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकती है। तो सबसे लंबी छड़ कैसे रख पाओगे, देखो यहाँ से और यहाँ तक रखोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रखोगे, ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक रखोगे, कौन सबसे लंबी छड़ है, तो तुम कहोगे नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, ये ऐसा नहीं होता। लंबी छड़ देखो यहाँ से यहाँ तक नहीं लंबी छड़ आएगी, सबसे लंबी छड़ यहाँ से जो शुरू होगी, इस कोने से शुरू होगी और इस कोने तक जो आएगी वो सबसे लंबी छड़ होती है, जो इस कोने से शुरू हो और इस कोने तक आए। तो घनाभ पर जो सबसे लंबी छड़ होती है उसका कैसे निकलता है, तो देखो √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, और इस तरीके से घनाभ का विकर्ण भी निकल जाता है। और सबसे लंबी छड़ मतलब इस घनाभ में जो सबसे लंबी छड़ होगी वो भी इस कोने से शुरू होगी और इस कोने सबसे ऊपर वाले मतलब इसके नीचे से शुरू होगी और इसके ऊपर तक जाएगी, तो क्या होगा घनाभ का सबसे लंबी छड़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो आशा करते ये भी समझ गए होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब अगला टॉपिक देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई नहीं समझाता, वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। घनाभाकार क्रॉस सेक्शन से निकलने वाली पानी का आयतन, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए अगर कोई घनाकार का सेक्शन है, घनाकार का घनाभ कैसे होगा, घनाकार ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ऐसे ही तो कोई घनाकार क्रॉस सेक्शन होगा, पीछे होगा, मान लीजिए यही है, ठीक है, यही क्या है घनाकार क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लीजिए पानी निकल रही है, यहाँ से क्या होगा, पानी अगर आगे की तरफ आ रहा है, ध्यान से सुनिए, ये घनाभकार क्रॉस सेक्शन से पानी निकलने का आयतन, मान लीजिए घनाभ है, अब यहाँ से पानी इधर से निकल रही है, या मान लो ऐसे ही निकल रही है, किसी भी तरीके से तो निकलेगी, तो हम मान लेते हैं अभी ऐसे ही, क्योंकि मैंने आपको इसको लंबाई बता रखा है तो इसी तरीके से बता रहा हूँ।
तो अगर ये बताओ, अगर लंबाई इसके हो जाएगी और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इसको ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, एकदम ध्यान से समझ लो। अगर मान लो हम इसको L मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो इसको हमने L मान लिया और इसको मान लिया B, ठीक है, मान लो हमने इसको मान लिया L और इसको मान लिया B, तो अगर हम ये पूछेंगे कि ये बताओ इसकी क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, L इंटू बी आएगा ना भाई। आयत का क्षेत्रफल, अभी तो तुमको आयत दिख रहा होगा, तो आयत का क्षेत्रफल तो तुम निकाल ही दोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं भाई। अगर जो हमको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, जैसे मान लो कोई पानी फेंक रहा है, मान लो यहाँ से पानी अगर गिरा तो तुमको तो यही तो चीज़ दिखता है, पीछे का तो कुछ नहीं दिखता। तो उसका हम अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो कितना, L इंटू बी हो गया। और मान लो कि इससे जो निकलने वाला जो पानी है वो निकल रहा है V मीटर पर सेकेंड से, V मीटर पर सेकेंड से, और टाइम लग रहा है T, टाइम लग रहा है T, और T होता किसमें है, सेकेंड में। किसमें होता है टाइम, सेकेंड में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक घनाभकार सेक्शन है जिसकी लंबाई L है, उसकी चौड़ाई B है, ठीक है, V मीटर पर सेकंड से उसका पानी निकल रहा है और उसका टाइम क्या है, T है। तो ये बताओ कितना पानी बाहर निकला, कितना लीटर पानी, कितना पानी बाहर निकला, ये सब सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए करना क्या रहता है कि डायरेक्ट इसको L B V और T, आशा करते हैं इस चीज़ों को समझ हो गए। इसका फार्मूला जो होता है कि घनाकार क्रॉस सेक्शन से निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा, जिसका V मीटर पर सेकंड से निकल रहा हो, T सेकंड में निकल रहा हो, तो कितना निकलेगा, L B और V इंटू T। V क्या है, मीटर पर सेकंड में, T क्या है। अब तुमको ये भी दिखा देता है ये आयतन है कि नहीं, ये भी आपको दिखा देता हूँ। चूंकि निकलने वाला पानी आयतन भी रहेगा, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, भाई वेलोसिटी का तो ही मात्रक होता है, और टाइम का सेकेंड। तो इसको इससे काट लो, कितना आया, मीटर का क्यू, और आयतन का मात्रक कितना होता है, मीटर का क्यू, ठीक है। तो आशा करते हैं इस चीज़ों को समझ पाए होगे, और आगे समझो। और यही कहता है, ध्यान सुनना, जो मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो। अब यही कहता है कि इस क्रॉस सेक्शन से निकलने वाला पानी का जो आयतन है वो एक गोले में जाके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और गोले की त्रिज्या है R, ठीक है। गोले की नहीं, तो गोले की त्रिज्या पूछ लिया, मान लो कि एक गोले की त्रिज्या निकालना है, गोले की त्रिज्या होगी कितनी, गोले की त्रिज्या होगी कितनी, ऐसा सवाल आया है। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट L B V T बराबर कर देना इस गोले का आयतन 4/3 पाई R का क्यू, और इसका सॉल्व कर लोगे तो R का क्या, चूंकि ये पता ही रहेगा, ये पता ही रहेगा, ये भी पता रहेगा, ये भी पता रहेगा, ठीक है, और पाई का वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो R की मान निकल जाती है। तो इस तरीके से भी सवाल रेलवे में आए प्रीवियस ईयर से। तो आशा करते हैं कि जो फार्मूला मैंने आपको जो भी चीज़ बताया घनाभ को आपको, तो आपको समझ में आए घनाभ से। तो देखिए मान लीजिए कोई एक सीट है, एक क्या है, सीट, कैसा ये सीट है। तो ये पूछा जाता है कि एक सीट है और इस सीट में अगर हमने मान लिया यहाँ से x, ठीक है, इस तरीके से अगर हम कोना काट के अगर हम एक घनाभ बना रहे हैं तो उसका आयतन कितना होगा। मान लिया यहाँ से हमने x काट लिया, तो अगर ये x है तो इधर से भी x, सारे के सारे क्या होंगे, x होंगे। तो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि हमको जो एक आयताकार ये सीट दिख रही है उसका आयतन कितना होगा। मतलब ये जो आयताकार आपको सीट दिख रही है, अगर हम इसको काट के एक घनाभ बनाए, खुला घनाभ बनाए, तो उसका आयतन कितना होगा, वो उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, तो देखिए ये L हो गया, ये B हो गया, और ये जो उठेगा वो x आ जाएगा। तो देखो फार्मूला कैसे निकलेगा, L माइनस, देखियो अब यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक भी x है, तो टोटल लंबाई तो x थी, लेकिन टोटल लंबाई तो L थी, लेकिन दोनों में से x घटेगा तो L माइनस 2x। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक b था, लेकिन ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो b माइनस 2x। और ऊंचाई कितनी होगी, चूंकि जो इसको काट के मोड़ोगे वही तो ऊंचाई होगी, तो वो क्या हो गया, x, ठीक है, क्योंकि कितने ऊपर उठी रहेगी, यही तो उठी रहेगी, जो जितना काटोगे उतना ही तो ऊपर उठेगा, तो वही कर दो x। तो यानी आयताकार काट से कितना क्षेत्रफल बनेगा खुले आकार का, तो उसका क्षेत्रफल ये आ जाएगा। और ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के रेलवे में सवाल आते हैं। तो आशा करते हैं इस टाइप के भी सवालों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा,
ठीक है, इसमें भी तो कोई डाउट आपको नहीं रही। अगला टाइप क्या होता है वो भी देखिए। अगला टाइप रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप क्या है कि अगला टाइप ध्यान सुनिए, अगला टाइप क्या है कि खुदाई मिट्टी। आपने हमेशा देखा होगा खुदाई मिट्टी के सवाल आते हैं कि इतने खुदाई मिट्टी, खुदाई मिट्टी, ठीक है, खुदाई मिट्टी के सवाल आते हैं कि इतना खोदा गया उसे ही बनाया गया, तो उसका सवाल कैसे आता है। तो सुन लीजिए, खुदाई मिट्टी का जो आयतन होगा, खुदाई मिट्टी का आयतन, उसको आपको बराबर कर देना है घनाभ के आयतन के, घनाभ के आयतन के, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग सवाल निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो खुदाई गई मिट्टी का जो आयतन है, मान लीजिए ये कहा गया कि कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए एक कहा गया कि एक बेलनाकार मतलब एक कुआं था, ठीक है, एक कुआं था, तो कुआं से मिट्टी निकाली गई। तो अब ये बताइए टोटल कुआं से मिट्टी कितनी निकाली जाए। स्वाभाविक सी बात है, कुआं के लिए पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगाए होंगे, तो टोटल खुदाई गई मिट्टी से कुएं का आयतन निकल जाएगा। और इसी को रख देंगे किसके बराबर, घनाभ के आयतन के, एल बी एच के। तो अगर इन दोनों में से पूछा जाएगा कितनी ऊंचाई तक घनाभ का आयतन, कितनी ऊंचाई आएगा, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। चूंकि यल दिया रहता है, बी भी दिया रहेगा, केवल एच निकाला रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और खुदाई गई मिट्टी केवल यहीं से नहीं निकल सकता है, इसके अलावा भी वर्ग आएगा तो घन आएगा तो घन से भी निकाल लेंगे। इसी के जगह पे अगर गोला आएगा तो गोले से भी निकाल लेंगे। किसी भी तरीके से खुदाई मिट्टी का जो आयतन रहेगा उसको घनाभ के आयतन के बराबर करके और हम लोग क्या कर लेंगे, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी निकालना रहे तो निकाल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि घनाभ के पूरे आयतन को इधर डाइवर्ट कर दे तो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं और इस तरीके के सवाल भी आते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस तरीके के सवाल के भी फार्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अगला एक और चीज़ आपको समझना है, उसमें क्या होता है कि पिघलने वाले सवाल आते हैं। पिघलाने वाले सवाल, पिघलाने वाले हमेशा देखे होंगे कि ये गोला है, गोले को पिघला कर 4 गोलियां बनाई गई है, 5 गोलियां बनाई गई हैं। पिघलाने वाले सवाल इसमें कैसे होता है, तो देखिए इधर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है, बराबर जो चीज बनाई जाएगी उसका आयतन, मतलब घनाभ का आयतन बराबर नया आयतन, नए का आयतन। अब नया में क्या आएगा, हो सकता है गोला है या कुछ भी आए, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, नए का आयतन मतलब समझ रहे हैं कि जो भी आप इधर बनाओगे वही चीज इधर क्या रहेगा, नया। मान लीजिए कि हमने गोला बनाया, हमने घनाभ को पिघला के क्या बनाया, नया में गोला बनाया, तो मान लीजिए आप गोले का आयतन लिख देते हैं। गोला भी आ सकता है और गोला भी आएगा, बेलन भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, गोले का आयतन। अब देखो घनाभ है, घनाभ का आयतन कितना होगा, एल बी एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा एक बड़ा गोला बनाया है, आर का पूछेगा तब तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि घनाभ को पिघलाकर 10 गोले बनाए गए, घनाभ को पिघलाकर 5 गोले बनाए, घनाभ को पिघलाकर 25 गोले बनाए गए, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो घनाभ को पिघलाने का स्वाभाविक घनाभ का तो आयतन इधर रहेगा ही, और इधर तुमने 25 बना दिया है, तो इधर 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, उस छोटे से गोले का रेडियस आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई हमको पता तो रहता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यन, और यन का मतलब क्या है, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या। अच्छा ये 4/3 कोई आपको तो पता है कि केवल गोले का आयतन पूछेगा तब गोला बनाएगा जाए, तब ये भी हो सकता है घनाभ को पिघला के घन बनाया जाए, तो यहाँ घन का आयतन लिख देना। यही भी हो सकता है कि घनाभ को पिघला के शंकु बनाया जाए, तो यहाँ शंकु का आयतन लिख देना। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ पाए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। संपूर्ण मैंने आपको जितने भी घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन होने थे सारी चीज़ें मैंने आपको रटवा दिए, समझा दिए अच्छे से, और आशा करते हैं आज के बाद से आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं हुई घनाभ के फार्मूले में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।